नमस्कार, आदाब। आज हम बात करेंगे कि क्यों अमेरिकन्स ने अ, ईरान पे अटैक करने से को डिले किया है। अल्टीमेट गोल उनका यही है कि वो अ, उसको अटैक ज़रूर करेंगे। अभी तक तो जो ट्रम्प की पॉलिसी है, नीति है, उसके हिसाब से वही साफ कहते हैं कि ये होना है, लेकिन ये कि फ़िलहाल नहीं करेंगे, उसके कई कारण हैं। पहला कारण सभी आप जानते हैं, वो ये है कि इज़राइल ने भी अमेरिका से कहा कि थोड़ा डिले कर दीजिए क्योंकि उनकी पूरी तरीके से तैयारी नहीं है। फिर इज़राइल की इकोनॉमी भी हालात बहुत ख़राब हैं इज़राइल की इकोनॉमी के, वो भी उनको इजाज़त नहीं देता। हो सकता है ये भी हो कि इज़राइल चाहता है कि अमेरिका ही उसके बिहाफ़ पे लड़ाई लड़े और दिखाने के लिए वो भी कुछ जॉइन कर ले, मगर ये कि उसको इस बात का डर है कि उनको क्षति काफ़ी पहुँच सकती है। तो उससे पहले जो अश्योरेंसेस होंगे अमेरिका से वो लेना चाहेंगे, फंड्स लेना चाहेंगे, वेपन सिस्टम लेंगे और स्ट्रॉन्ग अपने को प्रोटेक्ट करने के ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं जिसके बारे में ऐसा लगता है। देखिए, इज़राइल ने साफ कह रखा है कि वो ईरान पे अटैक करेगा, लेकिन ये खुद करेगा या अमेरिका उसको करेगा, ये अभी पता नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका की भी ये पॉलिसी है कि इज़राइल को पूरी तरीके से डिफेंड करने की, कि इज़राइल उनका सबसे मोस्ट ट्रस्टेड एलाई है उस पूरे क्षेत्र में, और वो चाहेंगे कि इज़राइल का पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करना, ये अमेरिका की नीति है। अब देखना ये है कि किस तरीके से वो होगा डेवलपमेंट, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अमेरिका का जो है ना, एक तो उनकी इकोनॉमी परमिट नहीं करती किसी बड़ी जंग में जाने की। उसका रीज़न ये है कि किसी बड़ी युद्ध में वो नहीं जाना चाहते, और उसका कारण ये है कि इकोनॉमी वीक है, नंबर 1 है तो 27 ट्रिलियन डॉलर की, मगर काफी कमजोर है। दूसरी बात ये कि ह्यूज एक्सपेंडिचर है, डेट बहुत बड़ा है, 37 ट्रिलियन डॉलर का इन्फ्लेशन है। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बड़ी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ रही हैं। इन द सेंस के अभी ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट हुए हैं, उनके इलेक्शन में देखिए डिबेट किस तरह की थी कि बस का किराया कम होना चाहिए, फिर उसके अलावा ये है कि रेंट बहुत हाई है, वो कम होना चाहिए। हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात हो रही थी कि बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सेस नहीं है लोगों की, सब लोग इंश्योर्ड जो नहीं है वहाँ अमेरिका में, उसको हेल्थ एक्सेस बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये इन सब चीज़ों पे डिबेट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ग्लोबल साउथ का कोई देश, और ये समस्या पूरे अमेरिका के अंदर है। लोगों के पास जॉब तो है, लेकिन जॉब जो है किसी को 3 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की 8 महीने, फिर भी वेटिंग, फिर दूसरी जॉब। तो जो जिस तरीके से जॉब्स होती थी अमेरिका में, अब वो जो है अमेरिका एक जो जैसे कि पहले एक मिडिल क्लास सोसाइटी होती थी, सभी मिडिल क्लास के होते थे, वर्कर और हो चाहे पैसे वाले हों, सुपर रिच बहुत होते थे, मगर ये था कि जो वर्कर था उसको काफी पैसा मिल जाता था, मिनिमम 3-4 हजार डॉलर पर मंथ कमा लेता था, आराम से रहता था, इन्फ्लेशन भी इतना नहीं था, 1-2 गाड़ियां भी रखता था, साल में एक बार वो घूमने यूरोप अमेरिका या के दूसरे जगहों पे, या फिर उसके अलावा इंडिया, चाइना, तमाम घूमता था साल में 1 महीना। लेकिन अब वो बहुत हार्ड प्रेस्ड है। मैं बहुत से ऐसे वर्कर से मिला हूँ अमेरिका में और कनाडा में जो इस बात की शिकायत करते हैं। जॉब्स रह नहीं गए, जॉब उन्हीं ने, कंपनीज ने सब ट्रांसफर कर दिए, इंडिया, चाइना, वियतनाम, ब्राजील, मेक्सिको पर, तमाम एक चीज अब बहुत सी जगहों पे बनने लगी, जहाँ जो पार्ट सस्ता बनता है वो वहां पे बनता है, अमेरिकन लेबर महंगा होने की वजह से। और ग्लोबलाइजेशन का ये एक पार्ट भी था कि इसको हाई नेटवर्थ चीजें वो बनाएंगे और अमेरिका में बनेंगी, और बाकी सब पूरी डिट्रॉइट जो कि उनकी
जहाँ पे सब गाड़ियाँ बनती थी। घोस्ट टाउन आप जाएँगे, शहरों इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, स्टील वगैरह सब मिल्स वगैरह ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं, सब वो दूसरी जगह से लेने लगे। तो ये उनकी पॉलिसी के कारण है, जो उनको परमिट नहीं करती। इसलिए उनकी जो उन्हीं मगर उनका कहना ये है कि 21st सेंचुरी जो है, ये अमेरिकन की सेंचुरी है, इसमें वो अकेले सुपर पावर रहेंगे, वो किसी दूसरे कंट्री को सुपर पावर बनने नहीं देंगे। यानी चाइना जो एस्पायर कर रहा है, वो नहीं रहेगा, या रशिया या यूरोपियन यूनियन एज़ ए समूह के तौर पे उनको भी उन्हें एक्सेप्टेड नहीं है उन्हें। और उनका मानना ये है कि इसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि तेल पे जितना भी तेल है पश्चिम एशिया का, सेंट्रल एशिया का या दूसरी जगहों का, वो उसके ऊपर उनका ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए। उसके ऊपर उनका ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए। अरब का देश जहाँ तक है, वह तो उनके कंट्रोल में काफ़ी हद तक है, सब जगह चाहे सऊदी अरबिया हुई, वही कतर, बहरीन, हर जगह उनकी फोर्सेस हम पता कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, तो वो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, जो 3 वॉर चल रही हैं इस वक़्त, वेनेज़ुएला पे उन्हीं ने कब्ज़ा कर लिया, तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, भंडार वहाँ पाए जाते हैं। फिर उसके अलावा ईरान, ये भी एक बहुत बड़ा तेल का भंडार यहाँ पे भी है। और तीसरा जो है वो रशिया, जहाँ पे गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है और तेल भी बहुत है और दूसरे मिनरल्स भी बहुत बड़ी तादाद में है। तो इन सब के चलते हुए वो जो है इन तीनों जगहों पे युद्ध चल रहा है, कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली। और अमेरिकन ऑयल कंपनीज की जो बेसिक नज़र है, वो तेल ही के ऊपर है। तेल का वो चाहते हैं, अगर उनका कंट्रोल बनता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो फिर तो वो प्राइस भी वही तय करेंगे। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो जो है एज ए वीपन भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग काफी दफे बातचीत कर चुके हैं उसके ऊपर। अब दूसरी तरफ ये भी है, जो भी कंट्रीज उनकी हित में काम नहीं करेगी या उनकी पॉलिसीज को अपोज करेगी, तो उसके खिलाफ वो इस्तेमाल। अमेरिका की एक पॉलिसी और भी है, जो है पहले वो कंटेनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करते थे, लेकिन जॉर्ज बुश ने कहा कि भाई पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट फेल हो गई है, वॉर की बात की, और उन्हीं ने अफगानिस्तान, इराक, ये 2 रिजीम्स को टॉपल किया और कहा कि तीसरी ईरान के लिए उन्हीं ने बात की। मगर क्योंकि इराक में और अफगानिस्तान में इतना समय लग गया और इतना ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस हुए, कई ट्रिलियन डॉलर के, 5-6 ट्रिलियन डॉलर का उनका जो लॉस हुआ, उसकी वजह से इकोनॉमी पे काफी इफेक्ट है। फिर उसके अलावा जो पैंडेमिक आई कोरोना, उसके चलते और एक सेटबैक हुआ। उससे पहले 2008 में जो उनके यहाँ रिसेशन आया था, उसका भी इफेक्ट पूरी तरह, तो इकोनॉमी से तो बाहर है लेकिन वीक है। तो अब ये है कि तेल पे कब्जा होगा तो सब हमारा होगा, एक के बाद एक जगह पे वो तेल कर रहे हैं। ये उनका प्लान है। ईरान जो है, उसका कहना ये है कि हम जो है वो अटैक करेंगे, जहां से हमारे ऊपर अटैक आएगा, जिस अरब कंट्री से उस अरब, बल्कि यही नहीं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन बेसेस जहां जहां है वो हमारे टारगेट लिस्ट में होंगी, हम उनको टारगेट करेंगे। उन्हीं ने ये चेतावनी दे दी। और फिर ईरान की क्षमता भी है कि वो उन जगहों पे अटैक कर सकता है। फिर ये भी है, ईरान ये भी कहता है कि उस क्षेत्र का सबसे पावरफुल देश है, और उसके जो मिसाइल या ड्रोन्स या दूसरे प्रोग्राम है वो काफी सक्षम है, प्रूफ हो चुके हैं। इससे पहले जो युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, और अमेरिका बाद में जिसमें आया था, लेकिन ईरान जो है वो शक्ति वाइज देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड शक्ति जो होती है, और उसके पीछे यूरोपियन यूनियन भी साथ में जुड़ा हुआ होता है इन दोनों देशों के, तो उसके सामने कोई भी देश नहीं टिक सकता सिवाय रशिया के। मैं समझता हूँ किसी के पास इतनी क्षमता नहीं, लेकिन ईरान के पास इतना जरूर है कि वो काफी क्षति पहुंचा सकता है। वो बार बार कहता है हम तेल की सप्लाई डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक कारण ये भी है तेल
अमेरिकन्स का कि जो डिले कर रहे हैं कि कहीं तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब कर दी ईरान ने, और इससे कि ऑलरेडी वेनेजुएला का भी ऑयल बहुत कम आ रहा है मार्केट में, ज़्यादातर उनकी रिफाइनरीज और उनके इंस्टॉलेशन बहुत डैमेज हो चुके हैं सैंक्शंस की वजह से, अमेरिकन्स ने कर दिए थे, उसको भी कम से कम 3-4 साल लगेंगे जब तक। अभी तो इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है ऑयल कंपनी से, फिर उसके बाद कहीं काम शुरू होगा तब फुल्ली रिकवर हो पाएगा। ईरान का तेल भी नहीं आ रहा, रशिया का भी तेल मार्केट में नहीं है सैंक्शंस की वजह से, फिर और बहुत से देश हैं जिनके का ऑयल जो है थोड़ा बहुत जो आता था मार्केट में नहीं आ रहा है, सैंक्शंस लगे हुए हैं या आतंकवादी मिलिटेंसी की वजह से डिस्टर्ब हो गया है, तो तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी अगर वॉर होती है। और ये पश्चिम एशिया का भी तेल, यानी जो सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है अकेला तो उसकी वजह से रिसेशन आने का खतरा है। एक कारण ये भी है। तो ईरान की इस शक्ति से थोड़ा सा अमेरिकन काफी घबराते हैं। अब ईरान की मिलिट्री भी काफी शक्तिशाली है, 10 लाख के करीब हैं उसमें लोग, और बहुत कमिटेड है। इतनी सब अभी तक इतना जो कुछ भी हुआ, लेकिन उनका कमांड स्ट्रक्चर वैसे ही बरकरार है, कोई डिफेक्शन नहीं हो रहा। ये लोग काफी हद तक जो है इनका हमने देखा है कि रिलीजियसली भी बहुत मोटिवेटेड है, और ये आखिर तक लड़ेंगे। इसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड है, बसीज मलेशिया, ये दो बहुत पावरफुल है। इनकी एयर विंग भी है, इनका नेवल विंग भी है, ग्राउंड फोर्सेस भी हैं, और ये पूरे क्षेत्र में इनके स्लीपर सेल हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ है किसी को पता नहीं, समुंदर में भी इनकी मौजूदगी ये है। फिर उसके बाद ये भी है कि एक जो है अरब जो है इन ये सभी अरब देश जितने मियाँ खासतौर से खाड़ी के, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और दूसरे भी बहुत से देश हैं, सब ने अमेरिका से अपील की है कि वो जो है अटैक मत करे, निगोशिएशन को पे यकीन करे, थोड़ा और समय दे, बातचीत से मसलों को हल करने की सोच। मगर यह है कि इन लोग की जितने भी इस्लामिक देश हैं इनकी कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, ये स्वयं इतने ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका पे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि ये ईरान के डेवलपमेंट से भी चिंतित है, इनके ये भी ईरान को अपना एनिमी नंबर 1 मानते हैं। दोनों तरीके से, धार्मिक तरीके से भी इनको लगता है कि शिया आइडियोलॉजी एक थ्रेट है, और दूसरी तरफ ये कि ईरान और उसके जो सहयोगी दल हैं जैसे हूती रेबल हो या हमास, हिजबुल्ला और इराकी मलेशिया या सीरियन मलेशियाज हैं, जो ये एक उनको लगता है कि थ्रेट है। दूसरी बात ये भी है कि ईरान जो है हमेशा बात करता है कि इस्लाम के अंदर किंगशिप यानी बादशाहत का कोई रोल नहीं है, इस्लाम के अंदर आप कोई ऑप्रेसिव रिजीम नहीं बना सकते। इस्लाम जो है वो प्रो एजुकेशन, प्रो डेवलपमेंट, इनलाइटनमेंट की बात करता है। इनके यहाँ ये है कि ये लोग ट्राइबल सेटअप को ट्राइबल मॉडर्न मिक्स एक इनके यहाँ का जो सिस्टम है उसको वो पोस्ट करते हैं। ये डेमोक्रेसी ये कहते हैं, इन्हीं ने इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात की है, इस्लामिक रिपब्लिक का गठन किया, उनके यहाँ किंगशिप है। तो ये बहुत सी बातें हैं जिनको लेके अरब देश काफी चिंतित हैं। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं, सब कुछ हो रहा है वहां पे, सबसे ज्यादा क्षति इनको पहुंच सकती है। इनका तेल अगर डिस्टर्ब हो जाता है, ऑयल सप्लाईज, तो इनके बजट को भी मुश्किल हो जाएगा, सऊदी अरेबिया के भी और दूसरे देशों को भी इसी के तेल पे निर्भरता इनकी बहुत है। ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कितना दिन ये टलेगा ये कहना मुश्किल है, पीसफुल सोल्यूशन हो सकता है, इसलिए ईरानियन डिप्लोमेसी में बहुत आगे हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया को इन्हीं ने सिखाया, जिस वक्त प्रोटोकॉल्स और ये बातचीत करने के तरीके ये अरब देशों को समझाते थे, उस वक्त यूरोप जो था वो डार्क एजेस में था। उनका नई नई रेनेसांस मूवमेंट शुरू हुआ था। तो ये लोग बहुत स्किल्ड इनके डिप्लोमेट्स हैं बातचीत में, और ये काफी इनकी पूरी कोशिश होगी, और बातचीत का दौर हो सकता है इनडायरेक्टली चल रहा हो ओमान के थ्रू,
कितनी उसमें तरक्की होगी वो आने वाला समय बताएगा, ये कितनी देर अमेरिका इसको रोकते हैं। लेकिन अमेरिकन डिमांड ये है कि ईरान के ऊपर वो चाहते हैं, उनकी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, वो रिजीम चेंज चाहते हैं, सैंक्शंस बढ़ाते चले जा रहे हैं ईरान के ऊपर ही नहीं बल्कि उन देशों पे जो ईरान से ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर भी काफी सैंक्शंस की बात की जा रही है, टैरिफ लगाए जा रहे हैं उन देशों के ऊपर। 25% टैरिफ की बात की जो ट्रेड करेंगे, और एक बहुत बड़ा प्रेशर पूरी दुनिया पे है कि ईरान के साथ, ईरान को उनकी पॉलिसी है कि पूरी तरीके से ग्लोबली आइसोलेट कर दो और फिर उसके अलावा इसको इकोनॉमिकली बिल्कुल स्टाफ कर दो। ये पॉलिसी है, किस तरफ रुख जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। हम आपके आभारी हैं, अपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी प्रमोट कीजिए। देखने वालों की संख्या कम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।